यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से सातल गांव से। कोटा स्टोन की खानों से घिरा ये गांव जनसंख्या में ज्यादा नहीं था। यहाँ के ज्यादातर लोग खानों में ही काम करते थे। इस गांव से होकर जाती सड़क का एक छोर शहर से आता है और दूसरा छोर कोटा स्टोन की खदानों की तरफ जाता है। इस गांव के रहने वाले राम प्रताप जी एक ठेकेदार थे और मजदूरों को खान में काम के लिए लेकर जाते थे। गांव के मजदूर लोग इनका बड़ा सम्मान करते थे। इनके परिवार में इनके पिताजी, चार बेटे, बड़ी बहू और इनका पोता राजू रहा करते थे। राजू बड़ा शरारती और पढ़ने में बहुत अच्छा था। क्योंकि आंगन में खेलने वाला सिर्फ राजू ही था, इसलिए सब उससे बड़ा स्नेह रखते थे। राजू का एक दोस्त दिलीप बिल्कुल उसका जैसा ही था, लेकिन थोड़ा ज्यादा नटखट था। और उसके पास थी एक साइकिल जो उसके पिताजी की थी। स्कूल से आने के बाद दोनों चुपचाप खेलने का बहाना लेकर साइकिल चलाने चले जाते थे। एक ऐसे ही दिन दोनों स्कूल से साथ आए। जब तक राजू अपना स्कूल बैग रखकर यूनिफॉर्म बदलता, दिलीप यूनिफॉर्म में ही साइकिल लेकर राजू के घर आ पहुंचा था। राजू जल्दी से कपड़े बदलकर गेट पर पहुंचता है, तभी उसे सामने से अपने पापा आते दिखाई देते हैं। राजू अपने कदम पीछे ले लेता है और दिलीप को मना कर देता है। उस दिन दिलीप अकेला ही चला गया था। आधे घंटे बाद बाहर खेलते हुए राजू को दिलीप आता हुआ दिखाई देता है। इस बार साइकिल चलाते हुए नहीं, बल्कि उसे पैदल ही लेकर आ रहा था। राजू ने पूछा, क्या हुआ? दिलीप बताता है कि शमशान वाले रास्ते में जो खंभा है, जिस पर कुछ ताबीज बंधे हुए हैं, उससे टकरा गया था। अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, ये देख, थोड़ी उंगली में भी लग गई है और हैंडल भी मुड़ गया है साइकिल का। आगे कहता है, पर मैंने भी गुस्से में उस पर जो धागे वगैरह बंधे हुए थे सब तोड़ दिए। दिलीप अपने घर चला जाता है और राजू अपना खेलने में मस्त हो जाता है। अगले दिन राजू तैयार होकर स्कूल जाने के लिए दिलीप का घर के बाहर इंतजार करता है। बहुत देर बाद भी जब दिलीप नहीं आता है तो वो उसके घर चला जाता है। दिलीप के घर ताला लगा होता है। स्कूल के लिए देर न हो जाए इसलिए वो अकेला ही चला जाता है। स्कूल से आने के बाद राजू अपनी मम्मी से पूछता है, तब उसकी मम्मी बताती है कि कल रात वो बीमार हो गया था और उसे हॉस्पिटल लेकर गए, शायद शाम तक लौटा है। करीब शाम 5 बजे एम्बुलेंस दिलीप के घर के आगे रुकती है। पूरा मोहल्ला रोने की चीख से गूंज उठता है। दिलीप अब नहीं रहा। 10 वर्ष का राजू इस छोटी सी उम्र में अपना सबसे घनिष्ठ मित्र खो देता है। दिलीप की मौत के बाद उस गांव में 3 और लोगों की मौतें होती हैं। जिन लोगों की मौत हुई थी उनमें एक खास बात यह थी कि उन सबका सिर पीछे की ओर घूमा हुआ था। पुलिस जांच में लग जाती और 2 गार्ड भी उस गांव में तैनात कर देती है। एक दिन राजू के घर उसके मामा मामी और उनके बच्चे साथ आए हुए थे। रात को बाकी लोग मेहमानों के साथ बैठकर बातें करते हैं और बच्चे बड़े दादाजी से कहानियां सुनते हैं। बच्चे दादाजी से कुछ डरावनी कहानी सुनाने को कहते हैं। दादाजी कहते हैं, नहीं नहीं, रात को भूतों की कहानी से तुम लोग डर गए तो? तभी उनमें से एक बच्चा कहता है, नहीं डरेंगे, आप तो सुनाओ। दादाजी बच्चों की जिद के आगे झुक जाते हैं और दादाजी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी, बिल्कुल सच्ची कहानी है ये। बहुत साल पहले जहाँ हम अभी रह रहे हैं वो भी खान हुआ करती थी। फिर यहाँ पत्थर निकलना बंद हो गया था। धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर घर बनाने शुरू कर दिए और रहने लग गए। हम भी यहाँ ऐसे ही रहने आए थे। गांव के बाहर ठाकुरों की बस्ती थी और आज जो गांव में शमशान है वो पहले खेल का मैदान हुआ करता था। ठाकुर लोग बड़े अमीर और गुस्सैल होते थे। एक दिन शहर से एक आदमी आता है और ठाकुरों की बस्ती में जा पहुंचता है। वहां उसने बताया कि वो शहर में रहता है और सरकारी आदमी है, खानों में चेकिंग के लिए आया है। वहां के लोगों ने उसकी मदद की और रहने खाने का इंतजाम कर दिया। वहां उस लड़के को एक ठाकुर के घर एक लड़की पसंद आ जाती है और वो उसे शादी के लिए मना लेता है और घर वालों से जिद करती है कि वो उस लड़के से शादी करना चाहती है। घर वाले मान जाते हैं क्योंकि लड़का अच्छा है और शहर में रहता है, साथ ही सरकारी अफसर भी है। दोनों की शादी तय हो जाती है और लड़का बारात लेकर शमशान वाले रास्ते तक पहुंचता है। तभी उधर ठाकुरों को पता चलता है कि ये लड़का कोई सरकारी अफसर नहीं बल्कि एक चोर है और पुलिस से डरकर यहाँ छुपा हुआ है। फिर लड़की के घर वाले आग बबूला हो जाते हैं। सभी गुस्से में तलवार लेकर बारात वाले रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। वो बारात तक पहुंचते हैं और सभी को वहीं रोक देते हैं। उस लड़के को घोड़े से उतार कर उसकी पिटाई करते हैं और एक ही झटके में तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। जो लोग बारात के साथ आए थे वो सभी बाराती भाग जाते हैं।
ठाकुर लोग जो आए थे अब वो जाने लगे थे, तभी एक और घटना होती है। शरीर जो पड़ा हुआ था वो एकदम से उठ खड़ा होता है और खंबे से जाकर टकरा जाता है। खंबे से टकराते ही खंबा थोड़ा सा झुक जाता है। सब लोग इसे देखकर अपशकुन मानते हैं और ठाकुर ये फैसला करते हैं कि तांत्रिक को बुलवाकर यहाँ की पूजा करवाई जाए। वो उसके शरीर को वहीं दफनाकर चले जाते हैं। उसी रात लड़की और उसका परिवार मर जाता है। ठाकुरों ने बिना देरी किए बात को समझा और तांत्रिक को बुलवाकर उस लड़के के भूत को वहीं कैद करवा दिया। और बस कहानी खत्म। तो ये है डरावनी कहानी। मुझे तो नींद आ रही थी, एक बच्चा कहता है, और सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन मेहमान भी चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक रात महेंद्र, जो राजू का पड़ोसी है, शौच के लिए उसी रास्ते से जाता है जहाँ दिलीप गया था। वो वहाँ शौच के लिए साफ जगह ढूंढ रहा था, तभी पीछे से उसको एकदम से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह पीछे मुड़ता उससे पहले ही किसी ने उसका सर जोर से पकड़ लिया था। अगले दिन लोगों का झुंड उसी जगह पुलिस का इंतजार कर रहा था। गांव में एक और मौत। पुलिस सख्ते में आ जाती है और कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। अब लोग थोड़े डर गए थे। रात को अकेले जाने से डरने लगे थे। लोगों को लगने लगा कि शायद उनके गांव में कोई भूतिया साया है। राम प्रताप जी भी कहते हैं, सही बात है, वरना हम गरीब लोगों से किसी की क्या दुश्मनी, कोई क्यों ही मारने लगा। राजू के घर के बगल में पंडित जी और पंडिताइन जी रहते थे। लोगों को कहने पर उन्होंने एक पूजा रखी। पंडितायन जी के घर में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। उस दिन पूजा रखी गई थी। पंडितायन जी के शरीर में माता जी आई हुई थी। तभी वो एकदम से खड़ी होती हैं और मोहल्ले का चक्कर लगाती हैं और फिर वापस आकर वहीं बैठ जाती हैं। उन्होंने कहा, मैंने चारों ओर एक लकीर खींच दी है। जो कोई भी उस लकीर को पार करेगा वो वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। पुलिस ने भी अब पूरी रात के लिए पहरेदारी बढ़ा दी थी और गार्ड भी अब पहरा देने लगे थे। पर लोगों को काम के लिए तो घर से बाहर निकलना था ही, और खाने गांव से बाहर थी। लोग अब भी डर हुए थे। एक रात राजू अपने बड़े दादाजी के पास बैठा हुआ था। राजू पूछता है, बड़े दादू, क्या वो खंबा आज भी है? दादाजी कहते हैं, नहीं बेटा, पुरानी बातें थी, किसी ने मुझे बताई, मैंने तुम्हें। कितनी सच्चाई है मुझे भी नहीं पता। तब राजू दिलीप वाली बात बड़े दादाजी को सुनाता है। दादाजी इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और अपने बेटे राम प्रताप को बताते हैं। थोड़ी देर विचार करने के बाद राम प्रताप जी दिलीप के घर जाते हैं और उनके माता पिता से पूछते हैं, क्या दिलीप पहले से बीमार था? दिलीप के माता पिताजी बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक था। शाम को उसने खाना खाया था और पढ़ने बैठ गया था। तभी अचानक खून की उल्टी हुई थी। राम प्रताप जी बिना देरी के गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और सारी बात बताते हैं। राम प्रताप जी कहते हैं, देखो भाइयों, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन हमारे गांव में एक भूत है जो कई सालों से खंबे में कैद था। जिससे पहले कि और कोई जान जाए, हमें वो खंबा जल्द ही ढूंढना पड़ेगा। पंडिताइन की मंत्र की वजह से वो गांव में नहीं आ सकता था, इसलिए लोगों को गांव से बाहर जाकर ही उस खंबे को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए गांव के लोग आग और मशाल लेकर चमचन वाले रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। दादाजी अपने बेटे राम प्रताप को रोककर कहते हैं, हमें खंबा नहीं ढूंढना है, वो जगह ढूंढनी होगी जहां उसे दफनाया गया होगा, क्योंकि जब तक हम अस्थियों को गंगा में नहीं बहा देते तब तक उसे मारना मुश्किल है बेटा। ये गंगा जल की बोतल तुम साथ लेकर जाओ और जहां अस्थियां मिले वहीं डाल देना। सारे गांव वाले एक साथ उस रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वो सभी शमशान वाली जगह पर पहुंचते हैं, तभी एक तेज आंधी चलती है और मशालें बुझने लगती है। लोग डर जाते हैं और इधर उधर झांकने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी मशालें बुझ जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी उनमें से एक आदमी अपनी उंगली से इशारा करता है। उसकी उंगली कांप रही थी। सामने सफ़ेद कुर्ते पजामे में एक आदमी खड़ा था, बिना सर के। लोगों में एकदम से भगदड़ मच जाती है और लोग गांव की ओर भागने लगते हैं। वो शैतान एक एक करके लोगों को मारता है। जो लोग गांव की ओर भागने लगते हैं वही पहले उसके शिकार हो जाते हैं। कई लोग भागकर राम प्रताप जी के ग्रुप वालों के पास आ जाते हैं। वो शैतान धीरे धीरे नजदीक आने लगता है। तभी राम प्रताप जी की नजर एक गड्ढे के पास टूटे हुए खंबे पर पड़ती है। वो बिना देरी के गंगा जल की बोतल निकालते हैं और डालने ही वाले होते हैं कि शैतान उसे पकड़ लेता है। बोतल दूर गिर जाती है और गंगा जल वहीं फैल जाता है।
इतने में अचानक एक मशाल उड़ती हुई उस शैतान पर गिर जाती है और उसके कुर्ते में आग लग जाती है। लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। गांव की महिलाएं और बाकी लोग जो बच निकले थे मशाल लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। आगे आगे पंडिताइन भी हाथ में तलवार लेकर चल रही थी। सभी मशाल को शैतान पर फेंक देते हैं और शैतान का अंत हो जाता है। बाद में सभी लोग मिलकर गांव के बीच एक हनुमान जी का मंदिर भी बनवाते हैं और गांव फिर से खुशहाल हो जाता है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। भूत जैसी चीजें सिर्फ मानव की एक कल्पना है, एक अंधविश्वास है। आपको अगर मेरी एक हॉरर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।